दोस्तों हम लाए हैं क्लास 10th साइंस के ओएमआर वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स खास तौर पे इस वीडियो को एंड तक देखना। 20 नंबर के ओएमआर प्रश्न आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे विज्ञान के। तो सबसे पहले इस क्रम में हम लाए हैं बायोलॉजी का सेक्शन जो होता है उसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इसके अलावा हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू, ओएमआर वाले प्रश्न करेंगे। ढेर सारे प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। अपना प्रश्न नंबर 1 लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां निकलती है या ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहां से निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, वहां से निकलती है, या जल से, या वायु से, या पर्णहरिम के विघटन से? ये पर्णहरिम या पर्णहरित बात एक ही है। तो ये निकलती है बच्चों जल के ऑक्सीकरण से। जल का जब ऑक्सीकरण होता है, जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है, वहां से ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आप सी वाला और बी वाला ऑप्शन लगाएंगे, जल। ठीक है, कहां से निकलती है? जल से। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, या हरित लवक के स्ट्रोमा में? तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। यहां पर भी उत्तर दिया हुआ है, आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं? एटीपी तथा NAD2H, एटीपी तथा ग्लूकोज, एटीपी तथा NADP2H, या उपर्युक्त सभी? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा एटीपी और NADP2H। NADP का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में पूरा जरूर लिखना। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में भी NADP का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, NADP का आप जरूर तैयार करना। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न की हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में क्या होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जबकि ग्रेना में क्या होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि पौधों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि पौधे ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जिससे वायु प्रदूषण कम होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, या प्रोटीन संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण में हम जानते हैं कि CO2 गैस पौधे ग्रहण करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही हमारे वातावरण को स्वच्छ करती है, वायु प्रदूषण को कम करती है। तो बी ऑप्शन लगा देना आप आंखें बंद करके, प्रकाश संश्लेषण। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह अभिक्रिया कहां होती है? पाइरुवेट का विखंडन कहां पर होता है जहां पर यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है? यह क्रिया कहां होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें पाइरुवेट का विखंडन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है, यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपर्युक्त सभी? तो स्वपोषी पोषण यानी पौधे जो भोजन बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो उपर्युक्त सभी आप यहां पर लगाएंगे क्योंकि ये सभी चीजें प्रकाश संश्लेषण में यूज होती हैं जिनसे भोज्य पदार्थ पौधे बनाते हैं। तो उपर्युक्त सभी यहां पर आप लगाएंगे। कलर यहां पे कौन सा अच्छा लग रहा है? रेड यूज करते हैं, रेड। चलो तो रेड यूज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल की सी आकार की संरचना कौन सी है? आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, या फिर क्रमी रूप परिशेषिका? तो हम जानते हैं कि ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम भी कहते हैं, ये आहार नाल में सी आकार की रचना होती है। ठीक है, सी आकार की रचना होती है आहार नाल में।
जो होती है ड्यूडेनम, जिसे हम ग्रहणी भी कहते हैं, ये हमारे पाचन तंत्र का भाग होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ग्रास नली, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे पेपर में चमकते हुए। 5.8 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, या फिर 15 फीट। तो ग्रास नली जो हमारे मुख से आमाशय तक जाती है, वो नली जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, ये 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप बी वाला ऑप्शन ध्यान रखना, 20 से 30 सेंटीमीटर ग्रास नली या एसोफेगस की लंबाई होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी? हम जानते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती हैं, 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या आप तीनों के नाम लिख सकते हो कि कौन सी वो 3 जोड़ियां हैं जो कि हमारी लार ग्रंथियों के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है? उनके नाम अगर आप लिख सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम क्या होते हैं। क्रमी रूप परिशेषिका, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, ये किसका भाग होती है? देखो 2013 सारे इंपॉर्टेंट हैं, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24 सभी में पूछे गए। तो क्रमी रूप परिशेषिका किसका भाग है? छोटी आंत का, आग्नेयाशय, बड़ी आंत जिसे हम कोलन भी कहते हैं, या ग्रास नली? तो क्रमी रूप परिशेषिका बड़ी आंत का अंतिम छोर पर जो भाग होता है, ये एक अवशेषी अंग है, ठीक है। तो ये क्रमी रूप परिशेषिका बड़ी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28 या 32? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। पहला वाला ऑप्शन आप फिल करेंगे, ओएमआर शीट में गोला काला करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवरडक दंतों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, चवरडक मोलर्स की यहां पर संख्या पूछी जा रही है। तो चवरडक कितने होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं, ठीक है, यानी 6 दांत चवरडक दंत होते हैं हमारी जबड़े में। अगला है प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में यानी एक जबड़े में 6 चवरडक, तो दोनों जबड़ों में 12 चवरडक दंत यानी कि 6 जोड़ी, ठीक है, चवरडक दंत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ये तो कर चुके हैं, ये क्वेश्चन ग्रास नली वाला भी कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर दूध के, हाँ जी यहां पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? ग्रास नली पर एक संरचना, ग्रास नली यानी एसोफेगस पर एक संरचना होती है जो पत्ती के समान कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? एपिफेरिंग्स, एपिग्लोटिस, एल्वियोलाई या श्लेष्मावरण? तो इसे कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ढक्कन का जो कार्य करता है, एपिग्लोटिस ये संरचना होती है। अगला प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, आग्नेयाशय रस? तो आग्नेयाशय रस तो आग्नेयाशय करेगा, जठर रस आमाशय श्रावण करता है, स्टमक, लार ग्रंथियां लार श्रावण करती हैं, जबकि यकृत जो है वो पित्त रस का श्रावण करता है। बच्चों याद रखना, यकृत पित्त रस श्रावण करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओएमआर में गोला काला करना। आहार नाल का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? पाचन, क्रमांकुचन, परिसंचरण या अवशोषण? जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन अपने आप धीरे धीरे आहार नाल की गतियों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जिन्हें हम क्रमांकुचन गतियां कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आप सही लगाएंगे। अगला है, जठर रस का श्रावण होता है। जठर रस का श्रावण कहां से होगा? आग्नेयाशय से, पित्ताशय से, आमाशय से या यकृत से? तो जठर रस का श्रावण हमने आपको बताया कहां से होगा? आमाशय से। और आमाशय में ही HCl, आमाशय की जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, ये HCl का स्रावण करती हैं, जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या लवणों पर? तो स्टिएप्सिन जो है वो किस पर कार्य करता है? वसा पर कार्य करता है, ठीक है, वसा पर। यहां पर वसा पर आप यहां पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ए और बी, 2 तरह के होते हैं विटामिन, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील याद रखना बी और सी विटामिन, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, जबकि ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। यहां पर पूछ रहे हैं कि जल में घुलनशील कौन से हैं, तो बी और सी ही जल में घुलनशील होते हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है?
अंडा, मछली, गेहूं या फिर संतरा। तो खट्टे रसीले फल हम जानते हैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल भी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल भी हम उसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो ये संतरे में पाया जाएगा प्रचुर मात्रा में। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, B2, विटामिन B3 या फिर B5। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होगा। अगला, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या टाइलिन व लाइसोजाइम। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे लार में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे ऑप्शन तो इसका ये वाला होना चाहिए था, टाइलिन और लाइसोजाइम, क्योंकि टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों होते हैं। टाइलिन स्टार्च पर क्रिया करना प्रारंभ कर देता है और लाइसोजाइम आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है। एक बार इसको चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना अपने सर से। एज ए क्वेश्चन भी आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि क्या सर जी मनुष्य की लार में टाइलिन के अलावा भी कोई एंजाइम पाया जाता है? ये एक बार अपने सर जी से आप जरूर पूछेंगे और यहाँ पर कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर तुम्हें पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो श्वसन भैया ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, तो श्वसन यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की मुद्रा क्या है? डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल। तो हम जानते हैं ऊर्जा मुद्रा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट में लिख दो, सबको पता होता है एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर लिख के जाओगे। एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म लिखो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण, ये कर चुके हैं क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या बनता है? ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या बन जाता है? तो यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारा यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस के अंत में एटीपी के कितने अणुओं का लाभ होता है? तो 2 अणुओं का लाभ होता है। ये क्वेश्चन थोड़े टफ आपको लग रहे होंगे, लेकिन इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे और फिर आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स और सामाजिक विज्ञान, हिंदी सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगातार कराते रहेंगे और भी जो वर्णात्मक प्रश्न है उनके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको शेयर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। सारा कुछ यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको शेयर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय के कक्ष यानी वेश में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, 2 आलिंद और 2 निलय। ये हुआ हृदय, 2 आलिंद 2 निलय। अगला प्रश्न है हमारे पास पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? तो ये भैया बाएं आलिंद में आती है। कौन सी? पल्मोनरी शिरा बाएं आलिंद में आती है। अब आप बताओ कि बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है? बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त होता है और दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहां आता है? बाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन सी संरचना ले जाती है? शिराएं, महाशिरा, दायां निलय या महाधमनी? तो जो महाधमनी होती है वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी शिरा में शुद्ध, वैसे शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। इसी तरह से धमनियों में क्या होता है? ठीक है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ये आप इतना ध्यान रखेंगे। रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4 या 8? तो रुधिर यानी ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए बी, ए बी और ओ।
ये होते हैं चार मुख्य ब्लड ग्रुप्स, इनको ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। चार तरह के होते हैं रुधिर वर्ग। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी या पोटेशियम? तो भैया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन हम यहां पर लिखें, हीमोग्लोबिन यहां पर लिखें, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसमें एक पदार्थ होता है हीम, जिसमें आयरन होता है, और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो लाल रंग होता है वो इस लौह भाग जिसे हम हीम कहते हैं उसके कारण होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लाल रक्त का, ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण, पूरे के कारण भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम हीम कहते हैं, उसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, रेड कलर का होता है ब्लड, हमारा खून। लसिका में नहीं पाई जाती हैं रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु या उत्सर्जी पदार्थ? तो भैया लसिका में ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड आरबीसी जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये नहीं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। तो जल और खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होंगे? फ्लोएम के द्वारा या जाइलम के द्वारा या मज्जा के द्वारा या वल्कुट के द्वारा? तो यहाँ पर जाइलम से हम जानते हैं पौधों में जल और खनिज लवण का स्थानांतरण होता है, और पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम। अगर भोजन का पूछा जाए तो आप फ्लोएम लगाएंगे, और जाइलम का, अगर जल और खनिज लवणों का पूछा जाएगा तो आप जाइलम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी। देखो पौधा और पादप एक ही बात है, पेड़ पौधों के लिए पादप शब्द इस्तेमाल होता है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जाइलम जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम भोजन का, अगर फ्लोएम होता तो भोजन का वहन करता। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में? तो भैया जो फ्लोएम पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है ये सुक्रोज के रूप में करता है। सुक्रोज क्या होती है? C12H22O11, ये सुक्रोज का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये एक डाइसैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या मज्जा? तो अभी हमने आपको बताया फ्लोएम के द्वारा ये पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, डिक्सन तथा जॉली का सिद्धांत किससे संबंधित है? रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से या विसरण से? भैया ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। तो डिक्सन और जॉली ने इस सिद्धांत को बताया था कि भैया पौधों में जो जड़ों से पानी ऊपर के भागों में जाता है, ठीक है, वो किस तरह से जाता है, ठीक है, इसके लिए उन्होंने डिक्सन और जॉली का सिद्धांत दिया था। यानी रसारोहण, पौधों के लिए जल और खनिज लवणों का ऊपर की ओर चढ़ना ही रसारोहण कहलाता है। इसको डिक्सन और जॉली ने अपने तरीके से समझाया था, जिसे डिक्सन जॉली का सिद्धांत हम कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण या उत्सर्जन? तो भैया त्वचा संवेदना भी, महसूस भी करती है, हमारे शरीर की बाहरी परत है सुरक्षा भी करती है, और उत्सर्जन का कार्य भी करती है, लेकिन इसमें त्वचा में कोई लैंगिक लक्षण नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन आप फिल करेंगे, बबल फिल करेंगे ओएमआर शीट पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है। तो जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो तेल ग्रंथियों की ही परिवर्तित रूप होती हैं, तेल ग्रंथियां ही दुग्ध ग्रंथियों के रूप में विकसित होती हैं। तो यहाँ पर तेल ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि का संबंध है, तो आप तेल ग्रंथियां लगाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? आग्नेयाशय, यकृत, आमाशय या वृक्क? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है भैया यकृत जो होता है, वो विषैली अमोनिया को कम विषैले यूरिया में परिवर्तित कर देता है। जो अमोनिया बनते हैं हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, इसको
कम विषैली अमोनिया में भैया, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है बच्चों। यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व मिलकर बनाते हैं हमारा यूरिया, तो NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य में वृक्क एक भाग है, किस तंत्र का भाग है? जो किडनी होते हैं, जो गुर्दा होता है, वो किस तंत्र का भाग होगा? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का या परिवहन का? तो आप जानते हैं उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है वृक्क। अगला है बोमेन संपुट भाग है, पित्त वाहिनी का, आग्नेयाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का या वृक्क नलिका। हम जानते हैं कि जो हमारे वृक्क होते हैं, जो किडनी होती हैं, वो लगभग प्रत्येक किडनी 10 लाख न्यूरॉन्स, 10 लाख नेफ्रॉन से बनी होती है। और नेफ्रॉन, जिसे हम वृक्क नलिका हिंदी में कहते हैं, नेफ्रॉन का ही एक भाग होता है बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। इस तरह से आपने देखी होगी वृक्क नलिका की संरचना। तो यहाँ पे ये बोमेन कैप्सूल होता है जो उत्सर्जी पदार्थों को छानने वाली वृक्क नलिका का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन में अधिकता के कारण। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो अधिकता के कारण, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। भैया गर्मी होगी तो पौधों से ज्यादा पानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहां देखो ये आ गया क्वेश्चन। गर्मियों के दिनों में किस कारण पौधे दोपहर में मुरझा जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण या प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है, पादपों यानी पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन या अमीनो अम्लों का संवहन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल का संवहन। जाइलम से जल और फ्लोएम से भोजन का स्थानांतरण या संवहन पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रमों की ऊर्जा मुद्रा क्या है? कोशिकीय प्रक्रमों की ऊर्जा मुद्रा पूछी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पाइरुवेट। तो हम जानते हैं एटीपी जो होती है, ये कोशिकीय प्रक्रमों में हमारी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में जो हमें ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन आप लिखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप यहां पर क्वेश्चन अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताएंगे। अगर एडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का स्रावण किसके द्वारा होता है? पित्ताशय, आग्नेयाशय, आमाशय, यकृत। पीछे क्वेश्चन आ चुका है, यकृत से पित्त रस का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, केवल जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 याद रखना, बी और सी, बाकी वसा में घुलनशील है। तो देखो, डी वसा में, ए वसा में, के वसा में। एक शब्द याद रखना, अडेक। अडेक याद रखना, जो अडेक है ये ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी सी जो है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। एक ट्रिक बताता हूं, बी सी यानी बस पानी में डूब गई, तो बीसी से बस पानी में डूब गई, यानी कि जो बी और सी है ये पानी में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। यानी ये बस है, ये पानी में डूब जाएगी, घुलनशील हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे इस ट्रिक से कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर जल में कौन सा होगा? सी होगा। डी वसा में है, ए वसा में है, के वसा में है। अगला प्रश्न है, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु या प्रायॉन्स। तो भैया विषाणु, जिन्हें हम वायरस कहते हैं, ये जो वायरस होते हैं ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एक तो इसमें प्रोटीन होता है और एक होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए या फिर आरएनए के रूप में ये न्यूक्लिक अम्ल इनमें पाया जाता है। जिनमें डीएनए पाया जाता है उसे हम डीएनए विषाणु कहते हैं, डीएनए वायरस कहते हैं। जिसमें आरएनए पाया जाता है उसे हम आरएनए विषाणु कहते हैं, आरएनए वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया,
नियंत्रण और समन्वय चैप्टर पर पहुंच गए हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या फिर आवेग। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 31 जोड़े। जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होती हैं, देखो भैया, जो ये रहा मस्तिष्क, ये रहा हमारा रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इससे निकलते हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जिनको हम मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं, और 12 जोड़ी निकलती हैं मस्तिष्क से तंत्रिकाएं, जिन्हें हम मस्तिष्क तंत्रिकाएं या फिर हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो याद रखना, मेरु रज्जु यानी स्पाइनल नर्व्स 31 जोड़े, क्रेनियल नर्व्स या फिर मस्तिष्क तंत्रिकाएं 12 जोड़े, याद रखना। अगला क्वेश्चन, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरु रज्जु या मेंड्यूला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पर अगर हमारी मेरु रज्जु किसी व्यक्ति की अगर क्षतिग्रस्त होती है तो उसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती। तो स्पाइनल कार्ड या मेरु रज्जु, ये मेरु रज्जु को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा दिमाग है वो उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है भैया। मस्तिष्क का काम सोचने का भी है, हृदय स्पंदन का भी है, शरीर को संतुलन करने का भी है। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार कितना होता है? ध्यान रखना, 1300 से 1400 ग्राम यहाँ पर भार होता है। ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डाइएन्सेफेलॉन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सेरिब्रम को याद रखना कि ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। अगला है, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं या सभी दैहिक क्रियाएं। तो मेंड्यूला ऑब्लांगेटा ये मस्तिष्क का एक भाग है, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कैसी होती हैं? जो हमारी इच्छा के बिना ही चलती रहती हैं, जैसे हृदय का स्पंदन, ठीक है, जो दिल की धड़कन है वो भी अनैच्छिक रूप से चलती रहती है। इसके अलावा हमारा तापमान है, उसका नियंत्रण, इन सभी चीजों का नियंत्रण जो अनैच्छिक रूप से होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है, जो मस्तिष्क का हमारा भाग है। हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन, अमीनो एसिड, साधारण कार्बोनेट या जटिल कार्बोनेट। हम जानते हैं हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, ये हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि दूसरे स्थान पर जाकर हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर जाकर विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। भैया प्रोटीन आप लगाएंगे। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, रासायनिक रूप से हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं। कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक? हमने सुने होंगे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस हार्मोन का नाम लिखिए, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है, या फिर बीज रहित फल बनाने को प्रोत्साहित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो बीज रहित फल प्राप्त होंगे जिब्रेलिन का अगर हम उपयोग करते हैं। पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल या एथिलीन। तो पतझड़ से संबंधित है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। भैया इंसुलिन तो आग्नेयाशय से जंतुओं में मिलेगा, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से जंतुओं में मिलेगा, एस्ट्रोजन महिला लिंग हार्मोन है, ये भी जंतुओं में मिलेगा, लेकिन साइटोकाइनिन ये एक पादप हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? कौन सा निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है? फिरामोन, जिब्रेलिन, हिपेरिन या इंसुलिन। तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है?
एपिडाइडमिस, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर आग्नेयाशय। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। अगला प्रश्न है मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन याद रखना, एस्ट्रोजन एक मादा लिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन कहां से स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहां से होता है? थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी या पीयूष या फिर एड्रिनल। तो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के पश्च भाग यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो भाग होते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च भाग से ये हमारा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होती है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर का शर्करा, शुगर का उपापचय, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की जैविक क्रियाएं गड़बड़ हो जाती हैं, अप डाउन हो जाती हैं, जिससे मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग या फिर बेरी रोग। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर आग्नेयाशय। तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम आयन और फास्फेट आयन होते हैं, इनके उपापचय का कार्य नियंत्रण का कार्य पैराथायराइड हार्मोन करता है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है वह ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये मस्तिष्क के अग्रभाग पर मटर के दाने के समान पाई जाने वाली ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, एड्रिनल, पीनियल का या फिर पीयूष। तो हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यानी जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आग्नेयाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पर आग्नेयाशय ग्रंथि जो है हमारे शरीर में ये मिश्रित ग्रंथि है। अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण कहां से होता है? इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? आमाशय से, यकृत से, वृक्क से या आग्नेयाशय से। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये आग्नेयाशय से निकलता है। डी वाला आप ऑप्शन भरेंगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है यहाँ पर। अगला चैप्टर डीएनए के तंतु, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के दोनों भाग होते हैं, एक भागीय किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आयनिक बंध नहीं, सहसंयोजी भी नहीं, पेप्टाइड भी नहीं। कौन से? हाइड्रोजन बंध आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जीवों में, या इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि कौन सा बंध डीएनए में पाया जाता है, तो आप लगाएंगे हाइड्रोजन बंध। और भी पाए जाते हैं लेकिन इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वर्दी जनन से, वर्दी या कायिक जनन से, अलैंगिक जनन से, लैंगिक जनन से या स्पोर या बीजाणु निर्माण से। तो लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अगला है कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है? तो मुकुलन जिसे हम बडिंग भी कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बडिंग के द्वारा किसमें जनन होता है? तो बडिंग के द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो ये यीस्ट में आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प वाला चैप्टर आ गया है, तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। आप जानते हैं चित्र भी, हम डायग्राम का भी वीडियो लाने वाले हैं। 10th और 12th के सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम बायोलॉजी के हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखो भैया, सबसे बाहर होते हैं बाह्य दल, इसके बाद होती है पंखुड़ियां जिसको हम दल कहते हैं, फिर होते हैं हमारे पुंकेसर, ठीक है, पुमंग भी जिन्हें कहते हैं, और बीच में होती है जायांग, ठीक है। स्त्री केसर
उसी को स्त्री केसर भी हम कहते हैं। तो स्त्री केसर का जो मध्य का भाग होता है उसे वर्तिका कहते हैं, ठीक है, वर्तिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो भैया पराग कोश क्या होते हैं? पुमंग की रचनाएं होती हैं, पैकेट रूप, पैकेट की तरह। इसमें क्या होते हैं? पराग कण भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं जो पौधों के बीज की तरह कार्य करते हैं। ये परागण में भाग लेके निषेचन की प्रक्रिया से आगे की जो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? पराग कोश से पराग कण निकलेगा और वर्तिका तक पहुंचेगा विभिन्न माध्यमों से, वायु के द्वारा, जल द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा। तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहते हैं, जिसे हम पराग कण भी कहेंगे। बच्चों आपने अच्छे से पढ़ा होगा, परागण, परागण कहते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका, पराग नली में युग्मक कितने होते हैं? पराग नलिका में युग्मक कितने होते हैं आपको बताना है, 1, 2, 3 या 8। तो पराग नलिका में युग्मक होंगे 2। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसका विशेष लक्षण है? द्विनिषेचन किसका विशेष लक्षण है? जंतुओं का, आवृत बीजी पौधों का, अनावृत बीजी पौधों का या शैवाल का? तो जो द्विनिषेचन है भैया वो आवृत बीजी पौधों का लक्षण है। किसका लक्षण है? आवृत बीजी पौधों का, या पुष्पी पौधे भी हम इन्हें कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स में निषेचन के बाद कवच, जो बीज का कवच होता है वो किससे बनता है? द्वितीय केंद्रक से, अध्यावरण से, अंडाशय भित्ति से या भ्रूणपोष से? तो ये भैया बनता है अध्यावरण से। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो होता है पुष्प का वो फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निषेचन के दौरान परागण के निकलने वाली पराग नलिका में किसके द्वारा बीजांड प्रवेश करता है? तो अंड द्वार आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका भैया पुरुष जनन तंत्र का, डिम्बवाहिनियां। तो पुरुष जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका है, तो ये मादा का थोड़ी होगा। तो यहाँ पर आप सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शुक्रवाहिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? तो परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है हम जानते हैं। एक सेकेंड, परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? वैसेक्टोमी यहां पर हो जाएगी, ठीक है, वैसेक्टोमी याद रखना। गर्भ निरोधक गोलियां ये अस्थायी विधि है, निरोध का प्रयोग ये भी अस्थायी विधि है, गर्भ समापन ये भी अस्थायी विधि है, वैसेक्टोमी एक स्थायी विधि है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किसमें पाया जाएगा? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानियम या इन सभी में? तो भैया बडिंग पाई जाती है हाइड्रा में, आप ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अनुवांशिकता वाला चैप्टर पहुंच गए। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्न में से कौन से पौधे का चुनाव किया था? तो भैया मेंडल ने मीठी मटर का पौधा चुना था, पपीता नहीं चुना था, आलू भी नहीं, अंगूर भी नहीं। मेंडल के जो प्रयोग थे वो मटर के पौधे पर उन्होंने अपने ही बगीचे में लगाकर किए थे। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा है? तने लंबे होना ये प्रभावी लक्षण है। इसके बाद झुर्रीदार बीज ये एक अप्रभावी लक्षण है। गोल बीज ये प्रभावी है, फैली हुई फलियां ये भी प्रभावी है। झुर्रीदार बीज को उन्होंने अप्रभावी लक्षण माना था। अगला क्वेश्चन है, एक द्विसंकर का दर्श रूप यानी कि फिनोटाइप क्या होता है? तो एक डबल क्रॉस का जो फिनोटाइप होता है वो 9:3:3:1 यानी 9:1 होता है। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधे, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे कैसे होंगे? तो ये लंबे या बौने होंगे, लंबे मटर के पौधे होंगे, बौने मटर के पौधे होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लंबे तथा बौने दोनों ही प्रकार के पौधे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है।
एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भैया एक संकर क्रॉस में प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम किन्होंने प्रस्तुत किया था ये पूछा गया है। चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने। तो ये किसने प्रस्तुत किया था आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये प्रस्तुत किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के, ये डीएनए और प्रोटीन के। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे जो गुणसूत्र होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, जो हमारी कोशिकाओं में होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ों को कायिक गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो एक जोड़ा होता है इसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? अभी बताया ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़े। 22 जोड़े यानी 22 जोड़ों को हम अगर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कुल मनुष्य में कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग सीमित या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, जो प्रयोग है स्टैनले मिलर का, उसका भी डायग्राम हम आपको बताएंगे। डायग्राम का भी वीडियो लाने वाले हैं कि कौन से डायग्राम आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? सागर में हुई होगी ऐसा माना जाता है। अगला, समजात अंगों के उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का आगे वाला हाथ, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपर उपरी भूस्तारी या उपर्युक्त सदी। तो ये सभी समजात अंगों के उदाहरण है, सभी आप लगाएंगे। विकास के दृष्टिकोण से मानव के सबसे निकटवर्ती कौन है? तो बंदर जो है उन्हें मानव के सबसे निकटवर्ती माना जाता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो भैया XY पुरुषों में और XX महिलाओं में। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? XY हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर XY आया। विकास के दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी, मकड़ी या फिर जीवाणु। तो किससे होगी? चीन का विद्यार्थी तो भैया मनुष्य है, तो चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता अधिक मानी जाएगी। हाँ, यहाँ पर हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो राउंड यहाँ पर ये शुद्ध गोल बीज हो गए, ये एक प्रभावी लक्षण का। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी लक्षण RR, जो गोल बीज थे वो एक प्रभावी लक्षण था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो भैया बायो के सारे क्वेश्चन तैयार। एक वीडियो हम फिजिक्स का भी लाने वाले हैं, एक वीडियो हम केमिस्ट्री का भी इसी तरह का आपको देंगे, एक आपको मैराथन वीडियो भी देंगे जिससे विज्ञान के सारे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये सारे क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के सारे करेंगे। इसके अलावा 12th के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड की तैयारी सभी कुछ होने वाला है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, जाकर जरूर प्राप्त करना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, कमेंट में जरूर बताना। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।